नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। देखो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। इससे पहले हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हैं, वो भी हमारा चल रहा है। हमने राजस्थान के प्रजामंडल भी शुरू करें, जयपुर प्रजामंडल हमने पढ़ लिया है और जयपुर प्रजामंडल के हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, या कुछ एक आधा नए क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी हमने हमारी क्लास यूट्यूब क्लास पर देख लिए। आज हम शुरू करें राजस्थान का एकीकरण। देखो, जो प्रजामंडल है, एकीकरण है, ठीक है। उसके बाद आएंगे किसान आंदोलन, आएंगे जनजातीय आंदोलन, आएंगे। ये सब क्या है? समाचार पत्र आएंगे। आधुनिक इतिहास, राजस्थान के आधुनिक इतिहास का भाग है। और इतिहास जब हम पढ़ते हैं, इतिहास जब हम का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है, इतिहास का पोर्शन जब परीक्षा में पूछा जाता है ना, तो मान लीजिए 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपसे। कितने पूछे जा रहे हैं? 10 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे। मान लीजिए 150 नंबर का प्रश्न है, 150 नंबर, मान लीजिए 100 क्वेश्चन का आपका मान लीजिए ये है क्वेश्चन, प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र में आपका इतिहास मान लो पूछ रहा है आपसे इतिहास के बारे में बात कर रहा है। इतिहास से वो आपके बारे में बात करेगा, प्राचीन इतिहास से क्वेश्चंस पूछेगा, प्राचीन से पूछेगा, मध्यकालीन से पूछेगा, और वो पूछेगा आधुनिक राजस्थान से। ठीक है, आधुनिक राजस्थान से प्रश्न पूछेगा। तो आधुनिक, इन तीनों को मिला के मान लीजिए, इन तीनों को मिला दीजिए आप, इन तीनों को मिला के मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। इतिहास के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस 10 क्वेश्चन में आपके 6 से लेके 7 क्वेश्चन आएंगे आधुनिक इतिहास से। कहां से आएंगे? आधुनिक इतिहास से, मॉडर्न हिस्ट्री से, राजस्थान की, ये राजस्थान के आधुनिक इतिहास से आएंगे। अब आपके यहां बचे आपके 4, यहां के जाके 2 या 3 क्वेश्चन कहां से आएंगे? प्राचीन से आएंगे। और मध्यकालीन से आपसे या तो 1 पूछेगा या 2 पूछेगा या पूछेगा ही नहीं। आजकल का जो पैटर्न है, मध्यकालीन से कम पूछता है। पर ऐसा नहीं कि हमें मध्यकालीन पढ़ना ही नहीं, हम मध्यकालीन पढ़ेंगे। कई परीक्षा में देखते हैं कि 10 में से 8 क्वेश्चन मध्यकालीन से पूछता है, परंतु कुछ ही परीक्षा में पूछे गए। पिछले 6-7 साल या 10 साल से मान लीजिए आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आधुनिक इतिहास से 6 से 7 क्वेश्चन आपके इतिहास के पोर्शन में 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाता है। लगभग आपका 70% वेटेज कवर करता है इतिहास का। अगर पार्ट बात करें तो 70% वेटेज कौन कवर कर रहा है? आपका आधुनिक इतिहास कर रहा है। तो इसको बहुत गहनता से और बहुत ही आराम से और बहुत डिटेल में पढ़ने की हमें आवश्यकता है। तो कोई बात नहीं, हम इसे शुरू कर रहे हैं। आज राजस्थान का एकीकरण कर रहे हैं। एकीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक आधा क्वेश्चन जरूर मिलता है। और जैसे 7 क्वेश्चन में एक आधा क्वेश्चन एकीकरण से मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, डेट्स हैं, कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा परेशान करता है। एक बार याद करने के लिहाज से बहुत आसान है, लेकिन याद करने के बाद हम बहुत कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, भूल भी जल्दी जाते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे हम क्लास के साथ साथ याद करें और पूरा करें, क्योंकि एकीकरण में क्या होता है, ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। ट्रिक हमें एक बार याद हो गई तो हो गई, पर हम भूल भी जाते हैं। परंतु क्या है कि हमें पूरा याद होगा ना, कब कैसे क्या क्या हुआ, तो हमें ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु ट्रिक की आवश्यकता नहीं भी, ट्रिक हम भूल भी गए तो हमें इवेंट याद रहेगा, कब शुरुआत हुई, कब क्या बना, एकीकरण से पूर्व क्या हुआ और किस तरह से ये चरण चले। तो चलिए हम शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। और एकीकरण में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण का परिचय। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? परिचय। केवल आज परिचय की क्लास होगी, यानी इंट्रोडक्शन की। एकीकरण क्या होता है, किस तरह से एकीकरण की शुरुआत हुई, क्यों की गई, रियासती विभाग बनाया गया, एकीकरण से पूर्व क्या क्या प्रयास किए गए राजाओं के द्वारा। ठीक है, ये एकीकरण से पहले हमारे राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कौन सी रियासत कितनी, कौन सी बड़ी रियासत थी, कौन सी छोटी रियासत थी, ये सब हम बात करेंगे आज। केवल एक एकीकरण की जो चरण है वो हम चरण के हिसाब से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज केवल हम परिचय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि परिचय से हमारा एक बेस तैयार होगा। बेस तैयार होगा तो हमें एकीकरण समझ में अच्छे से आएगा, और कोई चीज़ समझ में आ जाती है ना, तो याद करने में बहुत आसानी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। चलिए, आज का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, देखो एकीकरण से क्या मतलब है, क्या समझते हैं एकीकरण से? एकीकरण से ये समझ रहे हैं कि एक किया जा रहा है। देखो, जब आज़ादी मिली 1947 में, जब हमें आज़ादी मिली, हम स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब हमारा भारत एक नहीं था। तब भारत में लगभग कितनी रियासतें थी? 550। कितनी रियासतें थी? 550 रियासतें थी। अर्थात पूरा भारत 550 इकाइयों में बटा हुआ था।
हर इकाई का अलग राजा था, हर इकाई का अलग संविधान था, अलग रियासत की बातें चलती थी, अलग इकोनॉमिक फाइनेंशियल्स होते थे, अलग उनके आर्थिक चलता था, सब कुछ अलग होता था। तो आज़ादी के बाद क्या, आज़ादी से पहले क्या हुआ, सब लगभग सब रियासतें एक हो गई। तो इन सबको एक करने का काम क्या किया गया, इसको एकीकरण कहा गया, इसे एकीकरण कहा गया। एकीकरण की, राजस्थान के अगर एकीकरण की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका सबसे पहले प्रयास किसने किया? सबसे पहले प्रयास इसका किया गया 1939 में। कब किया गया दोस्तों? 1939 में सबसे पहले इसका प्रयास किया गया। और किसके द्वारा किया गया? एक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा इसका प्रयास किया गया। तो आप राजस्थान एकीकरण के अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ये लिखिए, राजस्थान में एकीकरण का प्रथम प्रयास, राजस्थान में एकीकरण का प्रथम प्रयास लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 1939 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1939 में किया गया। उसके बाद ये सफल नहीं हुए, ये सोच थी कि ऐसा किया जाएगा, और इसी सोच को मद्देनजर रखते आगे जाके एकीकरण हुआ। अब हुआ क्या 1947 में, क्या हुआ क्या 1946 की बात है। कब की बात है? 1946, दिसंबर 1946 की बात है। राजस्थान आए कैबिनेट मिशन। देखो, इंग्लैंड में सरकार चेंज हुई, मजदूर दल की सरकार बनी, एटली प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। भारत कौन आया? कैबिनेट मिशन। भारत आया कैबिनेट मिशन। भारत का कौन आया? कैबिनेट मिशन। कब आया था? 1939 में। वायसराय कौन था? माउंटबेटन था। तो भारत में कैबिनेट मिशन आया। इसके बाद कैबिनेट मिशन के आने के बाद एटली ने घोषणा कर दी कि भारत को हम 1948 तक क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे। एटली ने क्या घोषणा कर दी? भारत को हम 1948 तक आज़ाद कर देंगे। इसी क्रम में क्या हुआ, इस कैबिनेट मिशन ने बोला, सुझाव दिया, कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि जो भारत की छोटी छोटी रियासतें, क्या है? छोटी रियासतें हैं, ये छोटी छोटी रियासतें हैं, ये क्या करें? बड़ी रियासतों में मिल जाए। कहां मिल जाए? बड़ी रियासतों में मिल जाए। बड़ी रियासतों में मिल जाए। ये छोटी छोटी रियासतें कहां मिल जाए? बड़ी रियासतों में मिल जाए। अब इसने घोषणा कर दी। तो अगला पॉइंट आप लिखिए कि एकीकरण की पहल 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा की गई। दूसरा पॉइंट ये, एकीकरण की पहल 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा की गई। तो कैबिनेट मिशन ने बोल दिया कि भाई एकीकरण किया जाए, रियासतों का, बड़ी बड़ी छोटी छोटी रियासतें, बड़ी रियासतें मिल जाए। ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया दोस्तों कि डर था, बोल दिया भाई आज़ाद कर देंगे। तो 1803 और 1817, 1818, ये क्या अंग्रेजों की संधियां हुई अंग्रेजों के साथ, है ना? पिंडारियों से, मराठों से बचने के लिए जो रियासतों ने अंग्रेजों से संधियां की थी, वो संधियां आज़ादी के बाद क्या था, ये सब समाप्त हो जाती। ये सब क्या हो जाती? समाप्त हो जाती। ये लिखना नहीं है, ये समाप्त हो जाती। ये क्या समझ विकसित करने के लिए ये क्या हो जाती? सब समाप्त हो जाती। माफ, संधियां क्या हो जाती? समाप्त हो जाती। और जब संधियां समाप्त हो जाती, संधियां अगर समाप्त हो जाती, तो ये डर था कि ये छोटी रियासतें हैं, ये छोटी रियासतें अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी। अपना पहले तो क्या था, अंग्रेज शासन चला रहे थे, है ना? जैसे अंग्रेज यहाँ से जाते, छोटी छोटी रियासतें संभल नहीं पाती, ये बर्बाद हो सकती थी, इनका इकोनॉमिक्स ख़राब हो सकता था, इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती, इनको समझ ही नहीं आता कि किस तरह से प्रशासन को चलाया जाए, क्योंकि अब तक तो अंग्रेज चला रहे थे। इन सब से बचने के लिए कैबिनेट मिशन ने कहा कि छोटी रियासतें, बड़ी रियासतें मिल जाएगी। बड़ी रियासत को पहले से भी अनुभव था रियासतों को चलाने का, तो छोटी रियासतें, बड़ी रियासतें मिल जाए, इसलिए ये सब चीज़ें कही गई। अब जब एकीकरण की बात हो गई, तो सुन लिया, राजाओं ने भी सुन लिया। तो एकीकरण ऐसा नहीं था कि एकीकरण से सब लोग खुश हो गए, ऐसा नहीं था। राजाओं को ये लगा, हर रियासत अपने आप को बड़ा मानती थी। कौन सी रियासत है अपने आप को छोटा मानेगी? और बड़ी रियासतों को ये डर था कि हमसे बड़ी रियासत में हमें मिला दिया जाएगा, हमसे बड़ी रियासत में हमें मिला दिया जाएगा। और जब हमसे बड़ी रियासत में हमें मिला दिया जाएगा, तो हमारी डिग्निटी या हमारी जो डिग्निटी नहीं, हमारी जो एग्जिस्टेंस है या हमारा जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा, हमें किसी और के अधीन में रहना पड़ेगा। इसी चक्कर में क्या हुआ, इसी को से बचने के लिए क्या हुआ, राजस्थान में कुछ राजाओं ने क्या करा, एकीकरण की शुरुआत से पहले ही अपने अपने स्तर पे
संघ बनाने का काम शुरू कर दिया कि हम अपना पहले संघ बना लेते हैं, हम छोटी छोटी रियासतों को अपने मिला लेते हैं, तो हम अपना अलग संघ बन जाएंगे। ये वाली शुरुआत हुई। तो अगला पॉइंट ये डालिए, एकीकरण से पूर्व किए गए प्रयास। अगला पॉइंट है एकीकरण से पूर्व में किए गए प्रयास। एकीकरण से पूर्व में किए गए प्रयास, अगला पॉइंट, पहला पॉइंट, उसमें पहला पॉइंट डालिए, उसमें पहला पॉइंट डालिए। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है राजस्थान यूनियन संघ। राजस्थान यूनियन संघ, राजस्थान यूनियन संघ। अब राजस्थान यूनियन संघ में क्या हुआ, राजस्थान यूनियन संघ बनाने का प्रयास किया गया। पहला प्रयास था ये। इस प्रयास को किसने किया, इस प्रयास को किया दोस्तों, इसको शुरुआत किसने की, मतलब इसकी अगुवाई किसने करी, मेवाड़ के राजा, यानी मेवाड़ या उदयपुर के मेवाड़ शासक कौन था, भूपाल सिंह। मेवाड़ शासक था भूपाल सिंह, और इनका दीवान कौन था, के एम मुंशी। दीवान कौन था दोस्तों इनका, के एम मुंशी। इन्होंने कहा, भूपाल सिंह ने कहा क्यों ना कि हम लोगों को मिला के, रियासतों को मिला के संघ बनाए जिसका नाम हम रखेंगे राजस्थान यूनियन संघ। तो इन्होंने, भूपाल सिंह जी ने क्या किया, अपने दीवान के एम मुंशी की सहायता से क्या करा, 1946 में, दिन है 26 जून और साल है 1946 का, इसमें इन्होंने राजस्थान, गुजरात और मालवा मतलब एमपी की बात कर रहे हैं, यहाँ के राजाओं के साथ एक सम्मेलन किया। और उस सम्मेलन में कुल कितने राजाओं ने भाग लिया दोस्तों, 22 राजाओं ने। कुल कितने राजाओं ने भाग लिया, 22 राजाओं ने भाग लिया। और कहा कि हम क्या बनाए, राजस्थान यूनियन संघ बनाएंगे। हम राजस्थान यूनियन संघ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राजस्थान यूनियन संघ बनाएंगे और अपना वर्चस्व अलग से रखेंगे। परंतु ये प्रयास सफल नहीं हुआ, तो आप इसका पॉइंट में लिखिए, उदयपुर के शासक भूपाल सिंह द्वारा राजस्थान यूनियन संघ बनाने का प्रयास किया गया। उन्होंने अपने दीवान के एम मुंशी की सहायता से 25-26 जून 1946 को गुजरात, राजस्थान तथा मालवा के 22 राजाओं के साथ एक सम्मेलन किया, परंतु यह सम्मेलन सफल नहीं हो पाया, अर्थात राजस्थान यूनियन संघ का निर्माण नहीं हुआ। तो राजस्थान से एकीकरण से पूर्व पहला प्रयास क्या था, मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह ने क्या करा, राजस्थान यूनियन संघ बनाने का प्रयास किया और इसके लिए एक बैठक बुलाई। वो बैठक कब बुलाई, 25 और 26 जून को बैठक बुलाई 1946 में। और उसमें कहाँ के राजा शामिल हुए, राजस्थान के, गुजरात के और मालवा के राजा शामिल हुए। कुल कितने राजा शामिल हुए, तो कुल कितने राजा शामिल हुए दोस्तों, 22 राजा शामिल हुए। ठीक है, पहला प्रयास ये किया गया। उसके बाद है जयपुर के शासक कौन थे, मान सिंह सेकंड। जयपुर के शासक कौन था, मान सिंह सेकंड, है ना। जयपुर का शासक कौन था दोस्तों, मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड, इसने भी एक संघ बनाने का प्रयास किया, परंतु ये भी सफल नहीं हो पाया। दूसरा प्रयास इसने किया, इसने भी एक संघ बनाने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हो पाया। इसका दीवान था वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी, इसके दीवान का नाम क्या था, कृष्णमाचारी था। तो आप अगला पॉइंट लिख लीजिए, जयपुर के शासक मान सिंह द्वितीय ने अपने दीवान कृष्णमाचारी की सहायता से संघ बनाने का प्रयास किया। वीटी कृष्णमाचारी की सहायता से संघ बनाने का प्रयास किया, परंतु यह भी सफल नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद प्रयास बना हाड़ौती संघ का। किसका, हाड़ौती संघ का। किसका दोस्तों, हाड़ौती संघ का।
प्रयास किसने किया हाड़ौती संघ के? भीम सिंह ने। किसने किया? भीम सिंह ने। भीम सिंह कहां का शासक था? कोटा का। भीम सिंह कहां का शासक था दोस्तों? कोटा का शासक था। भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया और इस हाड़ौती संघ में वो किस किस को रखना चाहता था? कोटा, बूंदी और झालावाड़ को ये इसमें शामिल करना चाहता था। तो तीसरा प्रयास किसने किया? इसमें आप लिख लिए कोटा के शासक भीम सिंह द्वारा, कोटा के शासक भीम सिंह द्वारा कोटा, बूंदी तथा झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया गया। हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया गया। उसके बाद प्रयास हुआ दोस्तों बागड़ संघ बनाने का। कौन सा संघ बनाने का? बागड़ संघ बनाने का। नेक्स्ट प्रश्न, बागड़ संघ। बागड़ संघ ये प्रयास किसने किया? कौन सा था? लक्ष्मण सिंह। किसने किया ये प्रयास? लक्ष्मण सिंह ने। ये लक्ष्मण सिंह कहां का शासक था? डूंगरपुर का। लक्ष्मण सिंह कहां का शासक था? डूंगरपुर का। और बागड़ संघ में क्या क्या किस किस रियासत को शामिल करना चाहता था? ये शामिल करना चाहता था डूंगरपुर, एक तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इनको ये शामिल करना चाहता था। और क्या बनाना चाहता था दोस्तों? बागड़ संघ बनाना चाहता था। परंतु ये भी क्या हुआ दोस्तों? सफल नहीं हुआ। तो आप लिखिए डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह द्वारा, डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह द्वारा डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा को मिलाकर बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया गया। को मिलाकर क्या करने का प्रयास किया गया दोस्तों? बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, ये यहां तक की बात होगी। तो इस तरह से राजस्थान एकीकरण से पूर्व ये प्रयास किए गए। क्या हुआ? राजस्थान यूनियन संघ का निर्माण करने का प्रयास किया। किसने किया दोस्तों? मेवाड़ और उदयपुर के राजा भूपाल सिंह ने। राजस्थान, गुजरात, मालवा के 22 राजाओं के साथ बैठक की। कब की? 22, 25 और 26 जून को की 1946 में। परंतु प्रयास सफल नहीं हुआ। उसके बाद जयपुर के शासक मानसिंह सेकंड द्वारा अपने दीवान वीटी कृष्णमाचार्य के साथ मिलकर संघ बनाने का प्रयास किया गया, वो भी सफल नहीं हुआ। उसके बाद हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया गया। किसने किया? कोटा के रावल भीम सिंह द्वारा, जो कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिला के हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, परंतु वो भी सफल नहीं हुआ। उसके बाद डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह द्वारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ को मिला के बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया गया, वो भी सफल नहीं हुआ। ये सफल नहीं हुआ। अब आए राजस्थान एकीकरण की शुरुआत होती है। शुरुआत में राजस्थान एकीकरण में आगे भी चलते हैं अपन। अब इसमें पहली बात जान लेते हैं कि राजस्थान, मैंने कहा रियासतें थी, शुरू में कहा मैंने 550 रियासतें थी। तो राजस्थान में कितनी रियासतें? तो आप लिखिए राजस्थान में एकीकरण से पूर्व 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी दोस्तों? 19 रियासतें। एकीकरण से पूर्व 19 रियासतें थी। इन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। 19 रियासतें। इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? सैल्यूट स्टेट। सैल्यूट स्टेट बोलते थे इंग्लिश में। सैल्यूट स्टेट इसलिए बोलते थे क्योंकि अंग्रेज सरकार इन रियासतों को तोपों की सलामी देती थी। सुनते हैं ना, 21 तोपों की सलामी, 11 तोपों की सलामी, 17 तोपों की सलामी। इन्हें सैल्यूट स्टेट इसलिए कहा गया कि इन्हें अंग्रेज सरकार तोपों की सलामी देती थी। तो कुल एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें? यह प्रश्न आपसे पूछ ले कितने सैल्यूट स्टेट थे? कितने थे? 19 थे। कितने थे? 19 थे। कौन कौन से थे वो भी देख लेते हैं, उनको भी अपन चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से। पहला है अलवर, ठीक है। दूसरा है भरतपुर, ठीक है। तीसरा है अपना करौली, ठीक है। और चौथा कौन सा है दोस्तों? धौलपुर। ये धौलपुर है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप पांचवा, यहां लिख लीजिए पांचवा आपका आ जाइए कोटा। छठा आ जाइए बूंदी, ठीक है। सातवां आ जाइए झालावाड़।
8वां आप आ जाइए किशनगढ़, ठीक है। 9वां आप आ जाइए टोंक, 10वां आप आ जाइए शाहपुरा, ठीक है। 11वां आप आ जाइए डूंगरपुर, 12वां आप आ जाइए प्रतापगढ़, ठीक है। और 13वें में आप आ जाइए बांसवाड़ा। ये हो गई, ठीक है। उसके बाद है 40 नंबर पे आप आ जाइए उदयपुर, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए 15 नंबर पे, 15 नंबर पे आप आइए जयपुर, 16 नंबर पे आइए जोधपुर, 16 नंबर पे जोधपुर, 17 नंबर पे आप आइए जैसलमेर, 18वें नंबर पे आप आइए बीकानेर, और 19वें नंबर पे आप आइए सिरोही। तो ये क्या थी, टोटल 19 रियासतें थी, 19 सैल्यूट स्टेट्स थे। अब हम बात करें 1 से लेकर 4, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन चारों का पहले चरण यानी मत्स्य संघ में विलय हुआ। उसके बाद हम कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, तो इनका कब हुआ दोस्तों, इनका हुआ सेकंड चरण में। इन सबका कब हुआ, सेकंड चरण में विलय हुआ। उदयपुर का हुआ तीसरे चरण में विलय। जयपुर से लेके बीकानेर यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का विलय कब हुआ दोस्तों, चौथे चरण में हुआ, ठीक है। 5वें चरण में मत्स्य संघ का विलय हुआ, किसमें, चौथे चरण में मत्स्य संघ का विलय हुआ, बाद में पढ़ेंगे। और सिरोही का विलय 6ठे और 7वें चरण में सिरोही का विलय राजस्थान में हुआ। तो ये कुल 19 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही, ये 19 रियासतें थी जिन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। नेक्स्ट आप लिखिए, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने, कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे जिन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट कहा गया। अब नॉन सैल्यूट स्टेट का मतलब क्या था कि इन्हें तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो रियासत और ठिकानों में यही अंतर था कि रियासत को तोपों की सलामी दी जाती थी और ठिकानों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। और एकीकरण से पूर्व या स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में 3 ठिकाने थे। लिख लिया आपने, कौन कौन से थे, आप लिखिए। पहला है नीमराणा, पहला ठिकाना कौन सा है, नीमराणा, नीम, ये पड़ता है बहरोड कोटपुतली में, बहरोड और कोटपुतली में, कहाँ पड़ता है, बहरोड और कोटपुतली में। नीमराणा पहला ठिकाना हो गया। दूसरा हो गया लावा, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, टोंक में। तीसरा ठिकाना क्या हो गया दोस्तों, कुशलगढ़। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, बांसवाड़ा में, ये बांसवाड़ा में पड़ता है। तो 3 ठिकाने हो गए जिन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। तो राजस्थान में एकीकरण से पूर्व 19 रियासतें थीं और 3 ठिकाने थी। कौन कौन से ठिकाने थे, नीमराणा बहरोड कोटपुतली में पड़ता है, लावा टोंक में था, और कुशलगढ़ कहाँ था, बांसवाड़ा में पड़ता था। कुशलगढ़ कहाँ पड़ता था, बांसवाड़ा में पड़ता था। ये ठिकाने थे। उसके बाद था, अब अगला पॉइंट लिखिए, राजस्थान में एकीकरण से पूर्व एक केंद्र शासित प्रदेश था। कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा था, उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर और मेरवाड़ा, केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर से लेकर ब्यावर तक का जो वो पैच है उसे अजमेर मेरवाड़ा कहा गया।
केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होगा, केंद्र इसका शासन चलाता था, यानी किसी रियासत के अंडर में नहीं था, किसी राजा के अंडर में था, सीधा भारत सरकार यानी केंद्र शासन, केंद्र सरकार इसका यानी अंग्रेजों के अंडर में था, क्योंकि अजमेर बीच का पार्ट था और ब्यावर भी बहुत महत्वपूर्ण था उस वक्त। तो अजमेर को इन्होंने केंद्र, अजमेर मेरवाड़ा को इन्होंने क्या रखा, केंद्र शासित प्रदेश रखा। तो ये बात हो गई हमारी। इसके बाद आगे चलते हैं। अब भाई हो गया, एकीकरण करना है हमें, राजस्थान में एकीकरण से पूरे प्रयास भी किए गए लेकिन सफल नहीं हुए। तो अब क्या हुआ, सरकार ने क्या करा, जैसे विभाग बना दिया एकीकरण की समस्याओं से सुलझने के लिए, एकीकरण की समस्याओं के समाधान के लिए, यानी किसी रियासत को कोई समस्या आ रही है, ये एकीकरण की समस्या है, एकीकरण से पूर्व से पहले जो गाइडलाइन इशू करनी है, नियम बनाने हैं, उनके लिए विभाग का गठन किया गया। उनके लिए क्या किया दोस्तों, विभाग का गठन किया गया। और उस विभाग का नाम क्या था दोस्तों, रियासती विभाग। क्या नाम था, रियासत। तो आप लिखिए, हेडिंग डालिए रियासती विभाग। उस विभाग का नाम था रियासती विभाग। रियासती विभाग। काम क्या था रियासती विभाग का, एकीकरण की समस्याओं के समाधान के लिए, एकीकरण की समस्याओं के समाधान के लिए। अब आप इसमें अगला पॉइंट लिखिए, स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 5 जुलाई 1947। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है 5 जुलाई 1947 की इसकी स्थापना हुई। 5 जुलाई 1947 की क्या होगी, इसकी स्थापना होगी, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आप लिखो अध्यक्ष। अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों, अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस टाइम एचआरडी मिनिस्टर हुआ करते थे भारत सरकार में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ, क्योंकि रियासती विभाग के अध्यक्ष थे तो एकीकरण का पूरा श्रेय किसे जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और इस रियासती विभाग का सचिव किसे बनाया गया, इस रियासती विभाग का सचिव किसे बनाया गया, इस रियासती विभाग का सचिव बनाया गया वीपी मेनन साहब को। वीपी मेनन साहब को इसका सचिव बनाया गया, वीपी मेनन साहब को इसका सचिव बनाया गया। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई, 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष किसने बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सचिव किसे बनाया, वीपी मेनन को। रियासती विभाग का काम क्या था, एकीकरण से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु, एकीकरण से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु। अब इन्होंने गाइडलाइन शुरू करी साहब, और इन्होंने बोल दिया कि आप है ना 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बना, और इन्होंने वल्लभ भाई पटेल ने बोल दिया कि सब है ना 15 अगस्त 1947 तक सब क्या हो जाए, एक एकीकरण में शामिल हो जाए, यानी भारत में शामिल हो जाए। एकीकरण का मतलब था भारत में शामिल होना, भैया संघ बन के भारत में शामिल हो जाओ। पहले राजस्थान अलग में रियासतें थी, तो ये क्या चाहते थे कि संघ बनाए रियासतें और भारत में शामिल हो जाए। पहले भारत के पार्ट नहीं मानते थे, तो भारत में शामिल हो जाए, अलग अलग रियासतें थी, ठीक है। राजस्थान को, भारत को एक करना था, तो भारत में आप शामिल हो जाओ 15 अगस्त 1947 तक। ये इन्होंने गाइडलाइन इशू कर दी। साथ ही इन्होंने गाइडलाइन एक इशू करी कि कुछ रियासतें जो अपना अलग अस्तित्व रख सकती हैं, अर्थात वो भारत से अलग, यानी भारत में नहीं मिलकर अपना अलग अस्तित्व रख सकती हैं, अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, परंतु उसके लिए उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त रखी, आप लिखिए कि स्वतंत्र रियासत रखने हेतु शर्तें, स्वतंत्र रियासत रखने हेतु शर्तें। पहली शर्त क्या थी, पहली शर्त थी कि रियासत की जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 10 लाख। लिखो आप, रियासत की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए आपकी, 10 लाख होनी चाहिए। पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त क्या थी, रियासत की वार्षिक आय, एनुअल इनकम, वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए रियासत की, वो होनी चाहिए 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ बहुत होते हैं, आज भी होते हैं, पहले भी होते हैं। वार्षिक आय 1 करोड़ बहुत, पर रियासत की बात हुई, ठीक है। तो रियासती विभाग ने, यार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शर्त रख दी कि कोई भी रियासत अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है अगर उसकी जनसंख्या 10 लाख है और उसकी वार्षिक आय कितनी, 1 करोड़ रुपए। तो भारत में शामिल न होकर अपना एक अलग अस्तित्व रख सकती है, एक अलग देश बना सकती है, अलग रियासत बना सकती है, अपने आप को बिल्कुल भारत से अलग रख सकती है। उन्होंने ये शर्त रख दी। अब उन्होंने ये शर्त इसलिए रखी क्योंकि बहुत कम रियासतें थी जो ऐसा पालन कर रही थी, या उन्हें अंदर ही अंदर पता होगा कि हम सभी रियासतों को मिला लेंगे, परंतु जो रियासतें विरोध कर रही थी, बड़ी बड़ी रियासतें, उनको भी शांत करना जरूरी था।
इसलिए उन्होंने शर्त रख दी। अब शर्त रख दी तो राजस्थान की 4 रियासतें ऐसी थी, है ना। अब आप लिखिए उपरोक्त शर्त के अनुसार, उपरोक्त शर्त के अनुसार राजस्थान में, उपरोक्त शर्त के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, राजस्थान की अगर बात करें तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़। उपरोक्त शर्त के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़, ये 4 रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। इन 4 रियासतों को छूट थी कि ये भारत में शामिल होना चाहे तो ठीक, नहीं होना चाहे तो अपना अलग रह सकती हैं। कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़। प्रश्न आपसे पूछते कि स्वतंत्र निम्न से कौन सी रियासत स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? 4 में से एक ऑप्शन दे देगा तो आपको कर देना है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़। इसके अलावा जो रियासतें थी, इसके अलावा जो रियासतें थी उनको एक अधिमिलन पत्र पे हस्ताक्षर करने थे। एक पत्र पे हस्ताक्षर करने थे, उस पत्र का नाम था अधिमिलन पत्र। अधिमिलन पत्र था, उस पत्र का नाम क्या था दोस्तों? अधिमिलन पत्र। लिखो अधिमिलन पत्र, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लो अधिमिलन पत्र। अधिमिलन पत्र हेडिंग डाल लो। अधिमिलन पत्र की अगर आप देखो तो ये लिख लो, यह वह पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करके रियासतों के शासकों द्वारा अपनी रियासत के एकीकरण अर्थात भारत संघ में मिलने की स्वीकृति प्रदान की गई। तो अधिमिलन पत्र जारी कर दिया, बोला कि आप इस पत्र पर हस्ताक्षर करो और इसका मतलब ये रहेगा कि आप भारत में मिलना चाहते हैं। तो शासकों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजस्थान में अधिमिलन पत्र पे सर्वप्रथम किस रियासत ने हस्ताक्षर किए? तो सबसे पहला हस्ताक्षर किसने किया दोस्तों? प्रथम हस्ताक्षर राजस्थान में प्रथम हस्ताक्षर किसने किए? ये किसने किए? शार्दुल सिंह ने। किसने किया दोस्तों? शार्दुल सिंह ने। ये किसने किए? शार्दुल सिंह ने। कहां का शासक था दोस्तों? बीकानेर का शासक। शार्दुल सिंह ने। यानी अधिमिलन पत्र पे किस रियासत ने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए दोस्तों? बीकानेर के रियासत ने। उस रियासत का शासक कौन था? शार्दुल सिंह था। और कब किए दोस्तों इन्होंने किए 7 अगस्त की बात है, 1947 को उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, प्रथम हस्ताक्षर। अंतिम हस्ताक्षर किसने किए? अगर हम पूछे कि राजस्थान की रियासतों में अंतिम हस्ताक्षर किसने किए, तो अंतिम हस्ताक्षर किए धौलपुर के शासक ने। किसने? धौलपुर के शासक कौन था? उदयभान सिंह। ये उदयभान सिंह किसने किया दोस्तों? उदयभान सिंह ने। धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने। ये क्या तो यूपी में मिलना चाहते थे, उदयभान सिंह ने। ये यूपी में मिलना चाहते थे और यूपी में मिलने की वजह से क्या हुआ, फिर एक लोगों से पूछा गया कि भाई आप कहाँ मिलना चाहते हो, तो यूपी मिलना चाहते थे। उदयभान सिंह ने अंतिम हस्ताक्षर, और ये कहाँ का था? धौलपुर का शासक था। ये कहाँ के शासक थे दोस्तों? धौलपुर के शासक। इन्होंने कब हस्ताक्षर किए दोस्तों? 14 अगस्त 1947 को। कब हस्ताक्षर किए बच्चों? 14 अगस्त 1947 को उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। एक शासक और था, उसकी अगर हम बात करें, वो था हनुमंत सिंह। आप पहले ही लिख लीजिए कि अधिमिलन पत्र पर प्रथम हस्ताक्षर, अधिमिलन पत्र पर प्रथम हस्ताक्षर बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह द्वारा किया गया। बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह द्वारा किया गया, और ब्रैकेट में डेट लिख दीजिए 7 अगस्त 1947। अधिमिलन पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर धौलपुर के शासक उदयभान सिंह द्वारा किया गया। धौलपुर के शासक उदयभान सिंह द्वारा किया गया, और कब किया गया? 14 अगस्त 1947 को किया गया। धौलपुर के शासक 14 अगस्त 1947 को द्वारा किया गया। अब एक शासक और था, कौन था? जोधपुर का। यह जोधपुर का शासक।
जोधपुर शासक हनुमंत सिंह। जोधपुर शासक हनुमंत सिंह। ये भारत में ना मिलके कहां मिलना चाहता था दोस्तों? पाकिस्तान में। ये कहां मिलना चाहता था? पाकिस्तान में मिलना था इसको। ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तो अगला पॉइंट आप लिखिए, जोधपुर का शासक हनुमंत सिंह, जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह भारत में ना मिलकर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। भारत में ना मिलकर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और इन्होंने अधिमिलन पत्र पर 9 अगस्त अधिमिलन पत्र पे इन्होंने अधिमिलन पत्र पे 9 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। कब हस्ताक्षर किए? 9 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। तो अधिमिलन पत्र प्रथम हस्ताक्षर किसने किए? बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त को। अंतिम हस्ताक्षर किसने किए? अंतिम हस्ताक्षर किए आपके धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने। और कौन सा शासक वो, राजस्थान रियासत में कौन सा शासक वो था? किस रियासत का शासक पाकिस्तान में मिलना चाहता था? तो जोधपुर रियासत का। उस शासक का नाम क्या है? हनुमंत सिंह, जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। अब परिचय लगभग समाप्त हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि एकीकरण से पहले या स्वतंत्रता से पहले, आज़ादी से पहले कौन सी बड़ी रियासत थी, कौन सी छोटी रियासत थी, बड़ी बड़ी छोटी छोटी बात। तो आप अगला टॉपिक डाल लीजिए, एकीकरण से पूर्व अथवा स्वतंत्रता प्राप्ति से के समय राजस्थान में, बस राजस्थान में इतना पॉइंट डाल लीजिए। पहली चीज लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी दोस्तों? जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? जोधपुर, या मारवाड़ भी थी, इसको मारवाड़ भी बोलते हैं। दूसरा है, दूसरा पॉइंट आप लिखिए, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर, जनसंख्या की दृष्टि से। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि और जनसंख्या की दृष्टि से अलग अलग रियासतें बड़ी थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी आएगी? जयपुर। थर्ड पॉइंट आप लिखिए, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत, क्षेत्रफल अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी? सबसे छोटी रियासत कौन सी दोस्तों? शाहपुरा। क्षेत्रफल की तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी? शाहपुरा। अर्थात देखो, क्षेत्रफल जनसंख्या, सबसे छोटी रियासत में क्षेत्रफल हो या जनसंख्या की बात करें तो शाहपुरा ही है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो जोधपुर, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो क्या आएगी दोस्तों? क्या आएगा? जयपुर। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है सबसे नवीन, सबसे नवीन रियासत, सबसे नवीन रियासत, यानी सबसे नई रियासत कौन सी थी? झालावाड़। सबसे नई रियासत झालावाड़, जिसे 1838 में बनाया गया। और किसने बनाया? अंग्रेजों द्वारा बनाएगी, अंग्रेजों द्वारा बनाएगी, है ना। तो सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी दोस्तों? झालावाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी? झालावाड़। अब एक पॉइंट और है कि एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? आप लिखिए, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ, 7 चरणों में पूर्ण हुआ, 7 चरणों में पूर्ण हुआ। अगला पॉइंट लिख लीजिए, राजस्थान के एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ।
तथा इसमें इन 7 चरणों में तथा इनमें 8 वर्ष 7 माह तथा 14 दिन का समय लगा। 8 वर्ष 7 माह तथा 14 दिन का समय लगा। तो इस तरह से क्या हुआ दोस्तों, एकीकरण का परिचय हो गया। इस तरह से एकीकरण की शुरुआत होती है। अब एकीकरण में आगे हम क्या पढ़ेंगे, 7 चरण, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, ठीक है, और वर्तमान राजस्थान। ये सब 7 चरण हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, 7 चरण पढ़ेंगे। इन 7 चरणों के बारे में पढ़ेंगे। 7 चरणों में से परिचय से देखो क्वेश्चन पूछ लेता है, परिचय से हर एक, क्योंकि मेन चीज़ तो सब पढ़ते हैं लेकिन इंट्रोडक्शन कोई नहीं पढ़ता, और इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आ जाता है और हम सोचते हैं अरे यार। तो इस परिचय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी बात देखो, एकीकरण से पूरे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन परिचय को इतने डिटेल में, और बिल्कुल परिचय के लिए एक क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप पूरा यूट्यूब छान लीजिए, आपको केवल परिचय के लिए, एकीकरण के परिचय के लिए क्लास कहीं नहीं मिलेगी। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस परिचय को पढ़ने के बाद आपका एकीकरण के लिए एक समझ डेवलप होगी, और आगे आप जब पढ़ेंगे ना आपको बहुत समझ में आगे आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, कोई भी आपको पढ़ा दे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन आपको सीधा कोई मत्स्य संघ पढ़ा दे, राजस्थान संघ पढ़ा दे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, रटने में बहुत परेशानी आएगी। तो पहले आप समझ डेवलप कीजिए। और मेरी कोशिश ये है कि जो नए बच्चे हैं, जो 12वीं पास कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, जो आरएस की तैयारी करना चाहते हैं और एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनकी समझ डेवलप हो जाए। समझ डेवलप होने के बाद याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी आज का परिचय हो गया। इसको एक बार हम नोट से एक बार पढ़ लेते हैं ताकि एक बार क्लियर हो जाए हमारे। तो राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान एकीकरण का प्रथम प्रयास लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 1939 में किया गया। एकीकरण की पहल 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा की गई। ठीक है। राजस्थान में एकीकरण से पूर्व किए गए प्रयास। उदयपुर के शासक भूपाल सिंह द्वारा राजस्थान यूनियन संघ बनाने का प्रयास किया गया। उन्होंने अपने दीवान के.एम. मुंशी की सहायता से 25-26 जून 1946 में गुजरात, राजस्थान तथा मालवा के 22 राजाओं के साथ सम्मेलन किया, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। दूसरा प्रयास जयपुर के शासक मान सिंह ने किया। अपने दीवान वी.टी. कृष्णाचार्य की सहायता संघ बनाने का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। तीसरा प्रयास कोटा के शासक भीम सिंह द्वारा किया गया, जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का चाहते थे, लेकिन प्रयास नहीं मिला। चौथा प्रयास डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ को मिलाकर बागड़ संघ बनाना चाहते थे, परंतु प्रयास नहीं मिला। राजस्थान में एकीकरण से पूर्व 19 रियासतें, जिन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता है। सैल्यूट स्टेट का मतलब होता है कि अंग्रेज इन्हें तोपों की सलामी दिया करते थे। रियासत और ठिकाने में यही अंतर है। जिन्हें अंग्रेज तोपों की सलामी देते थे उन्हें रियासत, और जिन्हें अंग्रेज तोपों की सलामी नहीं देते थे उन्हें ठिकाने कहा गया। अलवर, भरत, देखो कौन कौन से थे। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन्हें पहले चरण में शामिल किया गया। कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगंज, शाहपुरा, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन्हें द्वितीय चरण में। तृतीय चरण में उदयपुर को शामिल किया गया राजस्थान संघ में। उसके बाद चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को शामिल किया गया, और सिरोही को लास्ट के 2 चरण, छठे और 7वें चरण में शामिल किया गया। 3 ठिकाने थे जिन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। नॉन सैल्यूट का मतलब है कि इन्हें तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। नीमराणा बहरोड है और कोटपुतली में है, दोनों में मिला के आता है। लावा कहाँ है, लावा कहाँ था, लावा था टोंक में था, और कुशलगढ़ कहाँ था, बांसवाड़ा में था। और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, मेरवाड़ा। इसके बाद रियासती विभाग की स्थापना की गई। क्यों की गई, एकीकरण हेतु। एकीकरण हेतु मतलब एकीकरण से संबंधित समस्याओं को समझाने की। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। इस तरह से स्थापना कब हुई, 5 जुलाई 1947 को हुई। अध्यक्ष कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन था, वीपी मेनन। देखो स्वतंत्र, इन्होंने अपनी गाइडलाइन शुरू कर दी। कहा कि भाई 14 अगस्त 1947 तक सभी रियासतें जिनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखेंगी, इसका किसी और अंग्रेजों द्वारा किसी भी रियासत को ओन नहीं किया जाएगा, है ना, सबको भारत में मिलना है। 15 अगस्त 1947 तक सबको मिलना है, परंतु कुछ रियासतें जो अपना अलग अस्तित्व रख सकती हैं, उनके लिए उन्होंने शर्तें रख दी। पहली शर्त क्या रखी, रियासत की जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए, और रियासत की वार्षिक आय कितनी, 1 करोड़ होनी चाहिए। इसके अनुसार केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़ राजस्थान में, ये 4 रियासत थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। अर्थात राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने के लिए स्वतंत्र थी, 4 रियासतें, 5 रियासतें, 3 रियासतें या 6 रियासतें, 4 रियासतें। कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़। फिर अधिमिलन पत्र क्या है, प्रश्न नहीं पूछा जाएगा लेकिन समझ की बात है। यह पत्र वह पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करके रियासत के शासकों द्वारा अपनी रियासत को एकीकरण अर्थात भारत संघ में मिलने की स्वीकृति प्रदान की गई। अधिमिलन पत्र पर प्रथम हस्ताक्षर बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह द्वारा किया गया, जो कि 7 अगस्त 1947 को किए गए। प्रथम अधिमिलन पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर धौलपुर के शासक उदयभान सिंह द्वारा किए गए 14 अगस्त 1947 को।
जोधपुर के शासक हनुमान सिंह द्वारा भारत में नाम मिलकर पाकिस्तान में मिलने की मांग की गई। उसके बाद में इन्होंने समझाने पे अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर किया और कब किया? 9 अगस्त 1947 को इन्होंने एकीकरण से पूर्व और यह स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर और क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़, जो 1838 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई। राजस्थान के एकीकरण में 7 चरणों में पूरा हुआ। इसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। ये हमारी यहाँ तक की क्लास थी दोस्तों आज, जो एकीकरण का परिचय था। मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ, इस तरह से परिचय आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। मैं कोचिंग की बात नहीं करता, हो सकता है कोचिंग से पढ़ाया जाता हूँ, परंतु यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरा यूट्यूब छान लीजिए, आपको एकीकरण का परिचय कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह से किसी ने नहीं पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? देखो, राजस्थान एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान के क्षेत्रफल की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? ठीक है। इन प्रश्नों को भी करेंगे अपन, ये प्रश्न है। ठीक है। उसके बाद रियासत से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासत विभाग की स्थापना कब की गई, है ना। और दक्षिण राज्यों के छोटे छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किस हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? ठीक है। ये आजादी से पूर्व नॉन सोलिड स्टेट ठिकाने कितने थे? ठीक है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। परिचय से देखो, जितने प्रश्न मैंने अभी बात की सब परिचय से लिए हुए हैं, सब परिचय से लिए हुए हैं, तो परिचय बहुत जरूरी है। अभी जितने प्रश्न आपसे मैंने डिस्कस करे वो सब परिचय के। तो जो मेरी टेस्ट सीरीज है वो भी इसी तरह डिजाइन है कि हम पहले जैसे परिचय पढ़ा तो परिचय के ही प्रश्न आपको मिलेंगे, फिर मत्स्य संघ के मिलेंगे। ठीक है। फिर आपको चरणों वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको प्रश्न मिलेंगे, तो आप क्वेश्चन के साथ साथ भी आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, हम जब कंप्लीट हो जाएगा हमारे एकीकरण तब हम प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। ठीक है। और आगे हम नेक्स्ट क्लास हम प्रजामंडल की लेंगे, जिसमें प्रजामंडल हम पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे हम राजस्थान के साथ हम भारत की इतिहास और आर्ट एंड कल्चर और कोशिश, ज्योग्राफी तो नहीं क्योंकि ज्योग्राफी मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है भारत का, पर मेरा इतिहास और आर्ट एंड कल्चर बहुत स्ट्रांग है क्योंकि मैं उसमें ही मैंने पढ़ाई की है। तो वो हम पढ़ेंगे आगे। भारत को भी हम शुरू कर रहे हैं ताकि आरएस में या किसी और एग्जाम में आपको परेशानी ना आए या आपकी समझ ना। मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं जिनको ABCD नहीं पता, जो शहर में हैं, जो ऑनलाइन या देख लेते हैं या जिनको गाइडेंस मिल जाती है उनके लिए ठीक है, परंतु जो गांव का बच्चा है, जो 12वीं पास करके निकला है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, तो आप यहाँ आइए, आप कमेंट कीजिए, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, आप पर्सनली आप मुझसे मेरा नंबर लीजिए, कमेंट करके मैं नंबर दूंगा, आप मुझसे बात कीजिए। आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ। बस आप वीडियोस को देखिए, आपको 101% मैं गारंटी दे रहा हूँ, बहुत कुछ समझ में आएगा कि किस तरह से राजस्थान की तैयारी करनी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और कमेंट करना जरूर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।